नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के बारे में। गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर के बारे में हमने 2 क्लास डिस्कस कर ली थी और वो चैप्टर भी अपना क्लियर हो चुका था। आज हम नया चैप्टर लेने वाले हैं और नए चैप्टर का नाम रहने वाला है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे विरूपक बल हटाने पर, क्या? जिससे विरूपक बल हटाने पर यदि वह पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आए, अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आए, अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आए, अपनी प्रारंभिक स्थिति पुनः प्राप्त कर ले, तो यही आपकी प्रत्यास्थता कहलाती है। अब दोस्तों हम डायग्राम से डिस्कस करें, डायग्राम से बात करें तो दोस्तों मान लीजिए ये कोई एक इरेजर है, इसकी साइज क्या है? अक्ष इसकी लंबाई है। इस पर आपने कोई ना कोई बल आरोपित किया। इस पर क्या आरोपित किया? आपने कोई बल आरोपित किया और बल आरोपित करने पर ये इस साइज का हो गया। किस साइज का हो गया? यह आपका कोई पिंड था या कोई इरेजर था, रबड़ था, इस पर आपने कोई ना कोई बल आरोपित किया और बल आरोपित करने पर इसकी लंबाई x प्लस वाई हो गई, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई? y बढ़ गई। यही आपकी प्रत्यास्थता कहलाती है। जब इसको वापस छोड़ा जाता है, यानी कि इस विरूपक बल को वापस छोड़ा, यानी कि यहां तक इसको आपने कर लिया, यहां तक आपने बल आरोपित किया और यहां तक इतना लंबा अगर ये पिंड हो गया, अब आपने इस बल को वापस हटाया, जो आपने बल आरोपित किया था उस बल को वापस हटाने पर यह पिंड अपनी इसी स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति तो यही थी इस पिंड की, तो इस प्रारंभिक स्थिति में अगर ये पिंड वापस लौट आए, यही गुण आपका प्रत्यास्थता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। आपने देखा होगा इरेजर, इरेजर को अगर हम खींचते तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। इरेजर को अगर हम खींचते तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है और जब उसको वापस छोड़ते तो अपनी प्रारंभिक स्थिति वापस सिकुड़ जाता है, जो पहले उसकी स्थिति थी वही स्थिति प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसमें एक गुण ये भी, अगर आप बार बार उसको खींच करके छोड़ेंगे, बार बार अगर आप उसको खींचेंगे या छोड़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपकी जो प्रारंभिक लंबाई है उसमें वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए ये आपका इरेजर है, इस इरेजर पर आपने बल आरोपित किया और इस इरेजर पर बल आरोपित करके आपने इसको इतना लंबा कर लिया। इतना लंबा करने के बाद में अगर आपने इसको वापस छोड़ा तो इसी स्थिति में आ गया। लेकिन अगर आप इसी गुण को 5 से 7 बार या 10 बार दोहराते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी लंबाई कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी, यानी कि अगर आप इसको छोड़ोगे ना तो भी इसकी लंबाई कुछ ना कुछ बढ़ी हुई आपको प्रतीत होगी। यह आपका प्रत्यास्थता श्रांति कहलाती है, यानी कि बार बार इस गुण का अगर आप उपयोग करोगे तो इसमें आपकी कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी और कमी क्या होगी कि यह वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यह आपकी प्रत्यास्थता श्रांति कहलाती है। और प्रत्यास्थता क्या कहलाती है? प्रत्यास्थता कहलाती है कि किसी पिंड पर अगर आपने विरूपक बल आरोपित किया या कोई बल आरोपित किया और बल आरोपित करके उस पिंड की स्थिति को आपने बदल दिया, यानी कि उस पिंड, हो सकता है कि यह पिंड आपने छोटा भी कर दिया, इसको कंप्रेस किया आपने, इसको दबाया दोनों तरफ से, इसको दोनों तरफ से दबाया तो इसकी स्थिति ये हो गई। पहले इसकी स्थिति ये थी, अब इसकी स्थिति ये हो गई। आपने इसको दोनों तरफ से कंप्रेस किया या दबाया तो इसकी स्थिति कम हो गई, यानी कि इसकी लंबाई कम हो गई और जब वापस छोड़ोगे दोनों तरफ से तो भी ये वापस इसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यही आपकी प्रत्यास्थता होती है। ये जरूरी नहीं है कि आपको इसको खींचना ही है, आप इसे कंप्रेस यानी कि दबा भी सकते हैं, दबा करके भी इस गुण को आप
चेक कर सकते हैं। ये आपकी प्रत्यास्थता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यास्थता कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे अगर इसको बार बार दबाएंगे हम, अगर आप इसको लगातार दबाते रहोगे 5-7 बार अगर आप लगातार दबाओगे तो इसकी एक ना एक कंडीशन ऐसी होगी कि इसकी लंबाई में कुछ ना कुछ आपको कमी दिखाई देगी, यानी कि वापस उसी लंबाई का रह जाएगा जिस लंबाई तक आपने इसको दबाया था। यह आपकी प्रत्यास्थता सरांती है। यानी कि इससे एक पॉइंट आपका यह निकला कि बार बार आप इस गुण का उपयोग नहीं कर सकते किसी पिंड पर। अगर लगातार आप इस गुण का आप पिंड पर उपयोग करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको डिफेक्ट यानी कि कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी, और वो कमी क्या होगी कि ये अपने पदार्थ है वो अपने गुण को खो देगा। इस प्रत्यास्थता के किस गुण को खो देगा? अपने प्रत्यास्थता के गुण को खो देगा। ये आपकी प्रत्यास्थता कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं विकृति। विकृति से पहले दोस्तों अगर हम बात करें प्रतिबल, प्रतिबल आपने नाम सुना होगा कि प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बराबर होता है दाब बटा क्षेत्रफल। डिस्कस करने वाले हैं प्रतिबल के बारे में। किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? प्रतिबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि प्रेशर। प्रेशर के बारे में डिस्कस करें तो प्रतिबल क्या है? प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। और बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है? एफ अपॉन ए होता है। क्या होता है? एफ अपॉन ए होता है। इसके अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो गया? यहां से भी आप निकाल सकते हैं। बल का मात्रक मैंने आपको बताया था, क्षेत्रफल का मात्रक मैंने आपको पहले बता दिया था, और इसकी विमा भी मैंने आपको बता दी थी कि बल की विमा क्या होती है, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है। लेकिन बात करें इसके मात्रक की, अगर हम बात करें तो इसका मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्योंकि बल का मात्रक मैंने आपको पहले बताया था कि बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई को किससे लिखोगे आप? दोनों ही मीटर में नापी जाती है तो मीटर स्क्वायर हो गया। यही इसका मात्रक हो गया। क्या हो गया? मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह आपका क्या है? प्रतिबल है। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, और मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं विकृति के बारे में। विकृति क्या होती है? किसी पिंड के आकार में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन, किसी पिंड के आकार में होने वाले परिवर्तन को क्या बोला जाता है? विकृति बोला जाता है। अभी मैंने आपको बताया था किसी रबड़ को या किसी वस्तु को अगर आप बार बार दबाओगे या बार बार अगर आप खींचोगे तो उसके आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन को ही आपकी विकृति बोला जाता है। यानी कि किसी पिंड के आकार में होने वाले, किसी पिंड के आकार में होने वाले, किसी पिंड के आकार में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी पिंड के आकार में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। विकृति क्या हो गई? किसी पिंड के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। अब हम बात करेंगे प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में कि प्रत्यास्थता गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। हालांकि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कि आपसे इसके बारे में सूत्र पूछ सकता है, और इसका सूत्र क्या है? सूत्र आपका यह है, इसमें एक हुक नामक वैज्ञानिक हुए थे। हुक का नियम। किसका नियम? हुक का नियम। हुक का नियम क्या है? हुक का नियम है प्रतिबल समानुपाती विकृति। क्या है? प्रतिबल समानुपाती विकृति।
ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसके बारे में ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे को प्रतिबल का पता नहीं है, मेरे को विकृति का पता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रतिबल की भी परिभाषा बताई थी और विकृति के बारे में मैंने आपको डायग्राम बनाकर भी डिस्कस किया था। अब इससे आपको सीधा सीधा समझ में यह आने वाला है। अब आप सोच रहे प्रत्यास्थता गुणांक तो इसमें आया नहीं, तो प्रत्यास्थता गुणांक आपका आएगा, इसमें प्रत्यास्थता गुणांक आएगा। मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि ये समानुपाती स्थिरांक है और इस समानुपाती स्थिरांक को आपको हटाने के लिए कुछ ना कुछ इसके लिए स्थिरांक लगाना होगा, यानी कि कुछ ना कुछ इसके लिए लिखना होगा आपको। तो इस समानुपाती स्थिरांक को हटाने के लिए हम लिखेंगे प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति, E गुणा विकृति। अब आप सोच रहे हैं E कहां से आया, आपने F क्यों नहीं लिया, G क्यों नहीं लिया, Z क्यों नहीं लिया? तो बेटा ये E क्या है, E प्रत्यास्थता गुणांक है। यहां पर E क्या है, E प्रत्यास्थता गुणांक है यहां पर। तो अब प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र क्या हो गया, प्रत्यास्थता गुणांक E बराबर हो गया प्रतिबल बटा विकृति। यह आपका प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र हो गया कि प्रतिबल बटा विकृति आपका प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यह है, आपको मैंने यह बोल दिया कि विकृति का मात्रक लिखिए और विमा लिखिए। विकृति का क्या लिखिए, मात्रक और विमा लिखिए। तो आप विकृति का मात्रक और विमा क्या लिखोगे, विकृति का मात्रक और विमा आपको लिखनी है, तो विकृति का मात्रक और विमा आप क्या लिखोगे? हालांकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि विकृति का मात्रक क्या होता है और विमा विकृति की क्या होती है। विकृति के बारे में हमने पढ़ा था, विकृति का सूत्र होता है डेल एल बटा एल। किसी पिंड के आकार में होने वाले परिवर्तन, मान लीजिए कोई पिंड है, ये आपका पिंड है, इसकी एल लंबाई है, इसके आकार में परिवर्तन हुआ और ये इतना लंबा हो गया, यानी कि इसके आकार में डेल एल लंबाई हुई। तो हमने डेल एल तो इसकी लंबाई लिख ली और एल इसकी प्रारंभिक लंबाई है। यह आपका विकृति का सूत्र हो गया। अब विकृति का सूत्र आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। विकृति का सूत्र इसलिए याद नहीं रखना है क्योंकि किसी काम का नहीं है। आपको इसमें क्या याद रखना है, इस पूरे चैप्टर में आपसे अगर पूछेगा अगला तो इतना पूछ सकता है कि हुक का नियम क्या है, तो हुक का नियम प्रतिबल समानुपाती विकृति होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि विकृति का मात्रक और विमा लिखो। आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट यह कि विकृति का मात्रक और विमा लिखो। विकृति का ना कोई मात्रक होता है और ना ही विमा होती है, यानी कि यह मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। अब आप बोलोगे मात्रकहीन और विमाहीन कैसे हुई, तो विमाहीन और मात्रकहीन ये इसलिए हुई, अभी मैंने आपको विकृति का सूत्र क्या बताया था, डेल एल बटा एल, यही सूत्र बताया था मैंने आपको विकृति का। डेल एल क्या है, लंबाई है, क्या है, डेल एल आपकी लंबाई है। नीचे एल क्या है, एल भी आपकी लंबाई है। डेल एल भी लंबाई है और एल भी लंबाई है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, और दोनों कट जाएंगे तो कुछ शेष नहीं रहेगा, एक बचेगा एक। यानी कि विकृति का ना तो मात्रक है और ना ही इसकी कोई विमा है, यानी कि ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि क्या हो गई, आपकी विकृति हो गई। आपको याद बस इस चैप्टर में इतना ही रखना है। इसमें आपको याद रखना है हुक का नियम क्या है, हुक का नियम है प्रतिबल समानुपाती विकृति होता है। और दूसरा आपको याद रखना है विकृति का मात्रक और विमा। अब विकृति का मात्रक और विमा क्या होता है, तो विकृति का मात्रक और विमा ना तो मात्रक होता है और ना ही इसकी विमा होती है। अब हम बात करेंगे दाब के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, दाब, प्रेशर के बारे में। दाब तो आपने नाम सुना होगा, प्रेशर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेशर क्या होता है। दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल यानी कि F अपॉन ए। मात्रक की बात करें तो मात्रक आप लिखोगे कि मात्रक क्या होता है, क्योंकि अभी अभी प्रतिबल और दाब का एक ही सूत्र होता है, प्रतिबल भी यही होता है।
क्या होता है? प्रतिबल और दाब का एक ही सूत्र होता है, दोनों एक ही चीज होती है। दाब को प्रेशर बोल दिया और प्रतिबल को स्ट्रेस बोल दिया, दोनों एक ही चीज है। बल बटा क्षेत्रफल F/A। मात्र क्या लिखा था अभी पिछले पॉइंट में तो देखा था हमने, प्रतिबल किसे कहते हैं। प्रतिबल का मात्रक हमने क्या लिखा था? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमने प्रतिबल का मात्रक लिखा था, प्रतिबल का मात्रक हमने लिखा था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल या दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दोनों एक ही चीज है, अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज है कि बल क्या होता है और प्रतिबल क्या होता है। अब हम बात करेंगे, एक पास्कल नामक वैज्ञानिक हुए थे। पास्कल का नियम, पास्कल का नियम क्या है, आराम से आपको समझना है। पास्कल का नियम ये है, ये हमने कोई बर्तन ले लिया, इस बर्तन में द्रव्य भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? इस बर्तन में द्रव्य भरा हुआ है। इस द्रव्य पर अगर आप दाब लगाओगे, क्या लगाओगे? अगर आप इस द्रव्य पर किसी स्थान पर दाब लगाओगे तो ये दाब, इस मान लीजिए आपने इतनी सी दूरी पर दाब लगाया, ये कोई आपके पास में एक पिंड है, कुछ ही मान सकते हैं आप इसके बारे में। अगर आपने इससे द्रव्य को दबाने की कोशिश की, द्रव्य पर दाब लगाने की कोशिश की, तो ये दाब इतनी सी जगह पर नहीं लगेगा, ये इस पूरे द्रव्य पर फैल जाएगा। यानी कि जो आप दाब लगा रहे हैं, आप तो एक छोटी सी जगह पर लगा रहे हैं, यानी कि आपने तो इतनी सी जगह पर दाब लगाया है, लेकिन ये इतनी सी जगह पर नहीं लगेगा, ये पूरे द्रव्य में फैल जाएगा। पूरे द्रव्य में क्या होगा? पूरे द्रव्य पर दाब लगेगा। यही आपका पास्कल का नियम है। क्या है? पास्कल का नियम है। पास्कल का नियम क्या है कि किसी द्रव्य में अगर आप एक जगह पर बल लगाओगे या दाब लगाओगे, दाब आरोपित करोगे, तो वह दाब पूरे द्रव्य में समान रूप से संचरित हो जाता है, यानी कि समान रूप से उसमें फैल जाता है। अब आप बोलोगे समझ में नहीं आया, इसकी परिभाषा आप लिख भी सकते हैं। किसी द्रव्य पर अगर आप दाब आरोपित करोगे, किसी द्रव्य में किसी स्थान पर किसी द्रव्य में किसी स्थान पर दाब आरोपित करने पर दाब आरोपित करने पर जो आपने दाब लगाया था वह दाब उस द्रव्य में समान रूप से, ये नहीं है कि एक तरफ में ज्यादा लगेगा और दूसरी तरफ में ज्यादा लगेगा, बिल्कुल समान रूप से उस द्रव्य में समान रूप से चारों तरफ संचरित हो जाता है। चारों तरफ क्या हो जाता है? संचरित हो जाता है। चारों तरफ संचरित हो जाता है या चारों तरफ फैल जाता है। यही तो मैंने आपको भी उस चित्र के माध्यम से समझाया था कि किसी द्रव्य पर यदि आप दाब आरोपित करोगे तो वह दाब उस पदार्थ में चारों तरफ संचरित हो जाता है या चारों तरफ फैल जाता है। यही आपका पास्कल का नियम है। अब पास्कल के नियम के बाद हम एग्जाम्पल की बात करें। हाइड्रोलिक प्रेस आपने देखी होगी। लिफ्ट, लिफ्ट किस पर कार्य करती है? लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक प्रेस है, ब्रेक है, ये किस पर कार्य करते हैं? आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि पास्कल का नियम क्या है, पास्कल के नियम की परिभाषा बताइए, ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नीचे 4 ऑप्शन में आपको दे देगा, पास्कल का नियम दे देगा, इसी प्रकार आपसे 4 नियम दे देगा।
4 नियम दे दिया आपसे, पास्कल का नियम दे दिया, आर्किमिडीज का सिद्धांत दे दिया, बर्नौली प्रमेय दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो ये किस पर कार्य करता है? मान लीजिए आपको ये 3 दे दिए, लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये हाइड्रोलिक प्रेस और ब्रेक, ये आपको 3 दे दिए और पूछ लिया कि ये तीनों किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दे दिया पास्कल का नियम, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया आर्किमिडीज का सिद्धांत, तीसरा आपको दे दिया बर्नौली का प्रमेय। तो आपको किस पर लगाना? आपको लगाना है पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे अगला पूछ सकता है। बाकी ऐसा नहीं पूछेगा कि पास्कल के नियम की परिभाषा क्या है, बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे। आपसे इतना ही पूछेगा कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आपको याद रखना है लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, प्रेस है, ये आपके पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले आर्किमिडीज के सिद्धांत के बाद में तैरने का सिद्धांत। आखिर हम तैर कैसे सकते हैं? आपने देखा होगा किसी वस्तु को अगर आप दरवा में डालोगे तो वो डूब जाती है, और कई ऐसी वस्तुएं होती है जो दरवा पर तैरती है। ऐसा क्यों होता है? तो पहले अगर हम आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात करें, किसकी बात करें? आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि किसी वस्तु, कोई वस्तु, मान लीजिए ये कोई वस्तु आपकी, ये आपका द्रव है, क्या है? द्रव है। अगर ये वस्तु द्रव में डूबेगी, द्रव में जाएगी, यानी कि द्रव में अगर आप किसी वस्तु को डुबोते हो तो ये जैसे जैसे नीचे जाएगी इसके भार में कमी आएगी। क्या आएगी? आपने देखा होगा अगर आप कुएं से पानी की बाल्टी निकालते हैं तो कुएं से पानी की बाल्टी निकालते हैं तो जब तक वह बाल्टी पानी में रहती है, क्या रहती है? मान लीजिए ये आपकी बाल्टी है कोई, इस बाल्टी को आप कुएं से पानी की भर करके निकाल रहे हैं, तो ये जब तक पानी में रहेगी तब तक इसमें आपको कम बल लगाना पड़ेगा। कम क्या करना पड़ेगा? बल आरोपित करना पड़ेगा इसको खींचने के लिए। और जब ये पानी से बाहर आ जाएगी तो आपको इसका द्रव्यमान या आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, आपको इसका द्रव्यमान ज्यादा लगने लगेगा। यानी कि जब तक ये पानी के अंदर रहेगी तब तक आपको इसका द्रव्यमान कम लगेगा, लेकिन जैसे ये द्रव के बाहर आएगी तो आपको इसका द्रव्यमान ज्यादा लगेगा। ऐसा क्यों होता है? यह आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण ही होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि जब कोई वस्तु द्रव में जाती है तो वह उस वस्तु के द्वारा हटता है, उस वस्तु के बाहर में कुछ ना कुछ कमी आती है। अभी हमने देखा कि ये द्रव में है तो इसके बाहर में कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि अगर ये बाहर होती तो इसका द्रव्यमान ज्यादा होता, इसीलिए तो हमें बल ज्यादा लगाना पड़ता कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तभी तो बल ज्यादा लगेगा। तो इसका यहां पर जल के बाहर तो द्रव्यमान ज्यादा है और जल में द्रव्यमान कम है, तो जैसे जैसे द्रव में जाती है तो इसके बाहर में यानी कि द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी आती है। द्रव्यमान में क्या आती है? कमी आती है। और द्रव्यमान में जो कमी है वो किसके बराबर होती है? द्रव्यमान में जो कमी है, अब यह आपका कोई पिंड है, क्या है? कोई पिंड है, ये द्रव में जा रहा है, तो द्रव में अगर ये डूबेगा तो यहां पर द्रव्यमान ज्यादा है, जैसे जैसे नीचे जाएगा तो इसके बाहर में कमी आएगी। जैसे जैसे द्रव में डूबता जाएगा, जल में डूबता जाएगा तो इसके बाहर में कुछ ना कुछ कमी आएगी, और बाहर में जो कमी आएगी वो किसके बराबर होगी? बाहर में ये कमी, जैसे वस्तु नीचे गई, मान लीजिए अब ये वस्तु यहां से यहां पर आ गई, तो इस वस्तु ने इतना द्रव्यमान यहां से हटाया कि नहीं हटाया? ये द्रव्यमान क्या, ये जल हटाया कि नहीं हटाया? जल की जगह इस वस्तु ने ले ली, यानी कि जल के बीच में अगर ये गई तो इसने कुछ ना कुछ अपनी जगह तो बनाई है ना, और अगर इसने जगह बनाई है तो द्रव्यमान का स्तर कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा। द्रव्यमान का स्तर ऊपर जाएगा तो ये इसने जितना द्रव्य मतलब जितना इसने जल हटाया है अपने स्थान से उस जल के भार के बराबर होता है। एक बार फिर से समझ लेना कि जब किसी वस्तु को
जब किसी वस्तु को द्रव्य में डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को द्रव्य में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आती है, उसके भार में कमी आती है। क्या आती है? उस वस्तु के भार में कमी आती है। और यह कमी होती है ना, कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? जब किसी वस्तु को द्रव्य में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आती है, और जो भार में कमी आई उस वस्तु के, वो कमी किसके बराबर होती है? वस्तु ने जितना द्रव्यमान जल का हटाया या किसी द्रव्य का हटाया है उस द्रव्यमान के बराबर होती है भार में जो कमी आई हुई है। यानी कि मान लीजिए ये आपका कोई पिंड है, ये जैसे जैसे द्रव्य में जाएगा तो इसके भार में कुछ ना कुछ कमी आएगी, क्योंकि द्रव्य में किसी वस्तु का भार हमें कम महसूस होता है, और जैसे जैसे द्रव्य में जाएगी तो इसके भार में कमी आएगी। और ये कमी किसके बराबर होगी? ये कमी बराबर होगी कि नीचे गया, अगर मान लीजिए ये पिंड यहां से यहां पर आ गया, यहां पर आया तो इसने कोई जगह घेर रखी है जल के अंदर, यानी कि द्रव्य के अंदर इसने कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है, और जो जगह घेर रखी है इसके कारण ये द्रव्य क्या हुआ? कुछ ना कुछ ऊपर उठेगा, और जो जितना द्रव्य ऊपर उठा उसके भार के बराबर ही होती है ये कमी। यही आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत पर आपका तैरने का सिद्धांत है। तैरना किस पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तैरना आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अब आप बोलोगे तीन स्थितियां बनती है। एक स्थिति तो यह बनती है, मान कोई वस्तु द्रव्य में डूब गई, वस्तु द्रव्य में डूब गई। दूसरी स्थिति आपकी क्या बनती है? वस्तु द्रव्य के अंदर तैर रही है, अंदर तैरती है। तीसरी स्थिति आपकी क्या है? वस्तु द्रव्य के ऊपर तैरती है, द्रव्य के ऊपर तैरती है, आधी द्रव्य के अंदर रहती है, आधी बाहर रहती है। वो तीनों पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये इसी में। तीन स्थितियां क्या बनी? एक स्थिति तो यह है कि किसी वस्तु को हमने द्रव्य में रखा और वह वस्तु द्रव्य में डूब गई। दूसरा पॉइंट क्या है? वस्तु द्रव्य के अंदर तैरती है, यानी कि द्रव्य के अंदर, मान लीजिए किसी नदी में कोई व्यक्ति तैर रहा है, तो वो एक तो ऐसी स्थिति आती है कि आधा द्रव्य के ऊपर है आधा द्रव्य के नीचे, ऐसी स्थिति में तैरता है। ये तो आपका तीसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो जल के अंदर की ओर तैर रहा है, ये भी होता है। ये आपका दूसरा पॉइंट। और पहला पॉइंट है कि वो द्रव्य में या जल में डूब गया। ये आपके तीनों पॉइंट है। ये कौन सी स्थिति में संभव हो सकते हैं? तो ये ऐसी स्थिति में संभव हो सकते हैं, इस वस्तु का भार मान लिया हमने m1, इस द्रव्य का भार हमने जो इस वस्तु ने द्रव्यमान हटाया है उसका भार हमने मान लिया m2, उसका भार हमने क्या मान लिया? m2। अब यदि m1 ज्यादा है, क्या है? यदि m1 ज्यादा है,
m2 से। यानी कि यदि वस्तु का द्रव्यमान वस्तु का भार ज्यादा है और हटाए गए द्रव्य का भार कम है, यानी कि इस वस्तु ने जितना द्रव्यमान हटाया उसका भार, इस वस्तु का जितना भार इसने हटाया जल का वो भार कम है, तो ये वस्तु द्रव्य में डूब जाएगी। दूसरी स्थिति क्या है कि वस्तु का भार है m1, ये वस्तु का भार है m1, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार क्या है m2 है। यदि ये m1 और m2 दोनों बराबर है तो कैसी स्थिति होगी, वस्तु द्रव्य के अंदर की ओर तैरती है। तीसरा पिंड है वस्तु द्रव्य के ऊपर तैरती है। ऊपर तैरने का मतलब है m2 ज्यादा है m1 से। क्या है, m2 ज्यादा है m1 से। कि वस्तु द्रव्य के ऊपर तभी तैर सकती है जब वस्तु द्वारा हटाया गया भार ज्यादा है, वस्तु द्वारा हटाया गया भार ज्यादा है, तभी वस्तु द्रव्य के ऊपर तैर सकती है, अन्यथा वस्तु डूब भी सकती है और अंदर की ओर भी तैर सकती है। तो ये तीन स्थितियां आपकी हो गई तैरने के सिद्धांत पर आधारित। तैरने के सिद्धांत पर आधारित क्या हो गई, तैरने का सिद्धांत, पहला पॉइंट तो ये बात, तैरने का सिद्धांत किस पर आधारित है, तैरने का सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तैरने का सिद्धांत किस पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अब हम पढ़ेंगे श्यानता, विस्कोसिटी। क्या पढ़ेंगे, विस्कोसिटी। अब क्या पढ़ने वाले, विस्कोसिटी, श्यानता। श्यानता क्या होती है, ये द्रव्य का एक गुण है। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, श्यानता क्या है, द्रव्य का एक गुण है। द्रव्य की भी जब कोई नदी बहती है तो उसकी एक परत आपने देखा होगा, या तो ऊपर की परत उसकी आगे रहती है या नीचे की, यानी कि एक तो धरातल के समीप की, जल की भी अलग अलग परतें होती है, इसमें नदी में अलग अलग परतें होती है। तो एक परत तो वो होती है जो एकदम जमीन के टच में चलती है, यानी कि जो नीचे ही नीचे होती है, एक होती है जो ऊपर ही ऊपर चलती है। तो दो स्थितियां बनती है, एक तो स्थिति बनती है कि जो ये नीचे वाली परत है ये आगे की ओर चलती है और बाकी की सब भी पीछे की ओर चलती है। एक होती है ये आगे चलती है और ये पीछे चलती है। तो इसकी अलग अलग परतें होती है, ये अलग अलग परतों के कारण इन परतों के बीच में बल लगता है, घर्षण बल लगता है। पहले हमने घर्षण बल पढ़ा था, यहां पर भी ये बल लगता है, घर्षण बल, और यही आपका एक प्रकार का श्यान बल है जो इन परतों के बीच में कार्य करता है, ये श्यान बल कहलाता है। क्या कहलाता है, श्यान बल कहलाता है। यानी कि श्यानता किसका पिंड, श्यानता किसका गुण है, श्यानता एक द्रवों का गुण है, द्रव्य पदार्थों का गुण है, यानी कि तरल पदार्थों का एक गुण है। श्यानता तरल पदार्थों का एक गुण है। अब इसके बारे में हम बात करें कि श्यानता क्या है। द्रव्य की विभिन्न परतों के बीच कार्य करने, एक दूसरी परत के प्रति आपेक्षिक गति का विरोध करती है। किसका विरोध करती है, आपेक्षिक गति का विरोध करती है। यानी कि द्रव्य की जितनी भी परतें ये आपस में एक दूसरे को विरोध करती है। विरोध करती है मतलब हमने घर्षण वाले चैप्टर में मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, कोई बाइक यदि रोड पर चल रही है तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था। उसी प्रकार इसमें होता है कि ये द्रव्यों का गुण है। पहला तो आपको इसमें यह याद रखना है कि ये तरल पदार्थों का गुण है
और दूसरा पॉइंट इसमें आपको क्या याद रखना है कि श्यानता क्या है, यह एक दूसरे को अपनी आपेक्षिक गति का विरोध करती है, यानी कि एक परत दूसरी परत को विरोध करती है। जितनी भी परतें आपस में एक दूसरी परत का विरोध करती है कि मैं आगे जाऊंगी, ये बोलती है मैं आगे जाऊंगी, यह आपकी श्यानता हो गई। अब श्यानता किस पर निर्भर करती है? पहला आपको इसमें यह याद रखना है कि यदि ताप बढ़ाओगे, क्या टेम्परेचर बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर श्यानता घटती है। ताप बढ़ाने पर श्यानता घटती है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, श्यानता घटती है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने शायद देखा होगा हनी, शायद आपने देखा होगा कि शायद कितना, ऐसे देख लीजिए, शायद अपना कितना गाढ़ा यानी कि टाइट होता है, लेकिन जब उसको आप गर्म करोगे तो वो एक तरल पदार्थ की तरह बन जाएगा, दरवे की तरह कार्य करने लगेगा। एक तो आपको शहद को ऐसे ही जमीन पर डालना है, शहद को आपने अगर जमीन पर डाला तो वो एक स्थिर जगह पर रहेगा, वो आगे नहीं चलेगा। लेकिन जब उसको आपने गर्म किया और गर्म करके जमीन पर डाला तो वो आगे की ओर चलने लगेगा। जैसे आपका पानी चलता है वैसे वो भी चलने लगेगा, यानी कि उसकी श्यानता कम हो गई। क्या हो गई? श्यानता कम हो गई। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, द्रवों की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर होता है द्रवों की श्यानता घट जाती है। अब आप बोल रहे ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता तो घट गई, लेकिन गैसों की श्यानता पर क्या होगा कि श्यानता द्रव में भी होती है और गैस में भी होती है। आपको एक पॉइंट याद रखना है, घर्षण, घर्षण और श्यानता एक ही चीज है। दोनों ये भी विरोध करती है एक दूसरे का अपेक्षित गति का, और यह भी विरोध करता है। लेकिन घर्षण किसका है? घर्षण ठोस पिंडों पर कार्य करता है। श्यानता क्या है? श्यानता द्रव और गैस इन दोनों पर कार्य करता है। अब ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता तो घटती है। क्या हो गया? ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता तो घटती है, लेकिन गैसों की श्यानता का क्या? तो ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है। आपको इसमें ज्यादा यही याद रखना है कि ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है और ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है। आप बोलोगे गैसों की श्यानता कैसे बढ़ी? तो आपने सुना होगा कि गर्मियों में हवाएं तेज चलती है। क्यों चलती है? इसी के कारण चलती है क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, और गर्मियों में अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसकी गैसों की श्यानता बढ़ जाती है, यानी कि गैसों की गति करने की दर बढ़ जाती है और हवाएं तेज चलने लगती है। ये आपका ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है, जबकि ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता क्या होती है? ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। अब हम पढ़ेंगे ससंजक बल और आसंजक बल। ससंजक बल क्या होता है? कोएसिव फोर्स क्या होता है? और आसंजक बल एडेसिव फोर्स आपका क्या होता है? क्योंकि आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, हमने आपको बताया था तरल पदार्थों वाला चैप्टर आपका गुरुत्वाकर्षण के बाद में हमने लिया था। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर नहीं है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर था वो ग्रेविटेशन है, फिर आपका आएगा तापमान वाला चैप्टर आएगा, फिर आपका रहने वाला ध्वनि रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ध्वनि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्वनि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम बात करते हैं ससंजक बल क्या है। एक तो आपका ससंजक बल, एक दूसरा क्या आपका आसंजक बल। क्या क्या है? एक तो आपका ससंजक बल है और दूसरा आपका क्या है? आसंजक बल है। ससंजक बल को
एडेसिव फोर्स। ये आपके दोनों बल है, ससंजक बल और आसंजक बल। अब ससंजक बल किसको बोलते हैं? दोनों इतने इजी है। ससंजक बल की बात करें कि ससंजक बल किसे कहते हैं? ससंजक बल उसे कहते हैं जो समान प्रकार के अणु के बीच में लगता है, यानी कि एक ही प्रकार के अणु के बीच में ससंजक बल लगता है। आसंजक बल की बात करें तो भिन्न भिन्न प्रकार के अणु के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? आसंजक बल बोला जाता है। ससंजक बल क्या हुआ? ससंजक बल हो गया समान प्रकार के अणु के बीच में लगने वाला बल, क्या कहलाता है? ससंजक बल कहलाता है। और आसंजक बल होता है भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच में लगने वाला बल, आसंजक बल कहलाता है। अब ससंजक बल समान प्रकार के अणु के बीच में लगता है, किसके बीच में लगता है? समान प्रकार के अणुओं के बीच में कार्य करता है। समान प्रकार के अणु के बीच ससंजक बल कार्य करता है। आसंजक बल की बात करें तो आसंजक बल कार्य करता है भिन्न 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 प्रकार के अणु के बीच आपका आसंजक बल कार्य करता है। ससंजक बल कार्य करता है समान प्रकार के अणु के बीच ससंजक बल कार्य करता है। दोनों अपने नाम से स्पष्ट हो रहे, ससंजक और आसंजक। ससंजक वाला समान प्रकार के अणु के बीच, आसंजक भिन्न भिन्न प्रकार के अणु के बीच कार्य करता है आसंजक बल। अब हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। किसके बारे में बात करते हैं? सरफेस टेंशन के बारे में। अगर हम बात करें कि सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव क्या है, आपने पृष्ठ तनाव का एक सिंपल सा एग्जांपल सुना होगा कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। बहुत सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण होती है, तो वर्षा की बूंद गोलाकार सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। पहला पॉइंट तो इसमें आपको यह याद रखना है कि ये द्रवों का एक गुण है, तरल पदार्थों का एक प्रकार का गुण है। और दूसरा ये याद रखना है, पहला क्या हो गया कि ये तरल पदार्थों का गुण है। दूसरा आपको पॉइंट याद क्या रखना है कि कोई भी द्रव है अपना पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या हो गया? ये वर्षा की बूंद है, ये इसके चारों ओर की जो सरफेस एरिया है इसी को पृष्ठ बोला जाता है। जो चारों तरफ का एरिया इसी को पृष्ठ बोला जाता है। इस चारों तरफ के एरिया को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, यानी कि कम से कम करने का प्रयास करता है। यही आपका सरफेस टेंशन है। कोई भी द्रव है अपना एरिया या क्षेत्रफल कम करने का प्रयास करता है। क्या करता है? कम करने का प्रयास करता है। यही आपका पृष्ठ तनाव होता है। अब पहला पॉइंट तो आपको क्या याद रखना है पृष्ठ तनाव का, कि तरल पदार्थों का एक गुण है। दूसरा आपको याद रखना है कि कोई भी द्रव अपना एरिया या सरफेस टेंशन कम कर, अपना एरिया कम करने का प्रयास करता है। यह आपका पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। अब पृष्ठ तनाव के अगर सूत्र की अगर हम बात करें कि पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है T बराबर T क्या है? टेंशन। T क्या है? टेंशन, तनाव। T बराबर F अपॉन L। यह आपका पृष्ठ तनाव का सूत्र हो गया कि पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या है? T बराबर F अपॉन L, बल बटा आपका ये लंबाई, या T बराबर F अपॉन
एल। ये आपका पृष्ठ तनाव का सूत्र हो गया। अब अगर हम पृष्ठ तनाव के बारे में बात करें कि पृष्ठ तनाव की कौन कौन सी स्थितियां होती है कि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऐसी कौन सी स्थिति है कि पृष्ठ तनाव ज्यादा हो जाता है। इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूंगा। आपने ये तो अपनी लाइफ में देखा भी होगा कि गर्म पानी में कपड़े आसानी से धुलते हैं। गर्म पानी में क्या होता है, कपड़े आसानी से साफ होते हैं और ठंडे पानी में कपड़ों को साफ करने में परेशानी बहुत ज्यादा होती है। इसी प्रकार कुछ होता है, साबुन से गर्म कपड़े धोते तो कपड़ों पर कोई भी दाग होगा या कोई धब्बा होगा वो आसानी से साफ हो जाता है, और बिना साबुन के गर्म कपड़ों को धोते तो वो साफ नहीं होता। ऐसा क्यों? ये पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। गर्म पानी, अभी मैंने आपको क्या बताया कि गर्म पानी से कपड़े आसानी से धुलते, तो इससे आपको क्या हुआ, इसे आपको यह समझना चाहिए कि ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, पृष्ठ तनाव घटेगा। पृष्ठ तनाव क्या होगा, कि ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। यही हुआ कि गर्म पानी से कपड़े आसानी से धुलते, अगर पृष्ठ तनाव कम होगा तभी तो कपड़े आसानी से धुलेंगे। तो ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है, इसीलिए कपड़े आसानी से धुलते हैं। और यही आपका साबुन में होता है कि अगर आप साबुन का यूज करते हो कपड़ों पर तो वो दाग या धब्बा है वो आसानी से साफ हो जाता है, क्योंकि उसके कारण उसका पृष्ठ तनाव कम हो गया दरवे का। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे मच्छर होते हैं वो दरवे की सतह के ऊपर बैठे रहते, वो अंदर क्यों नहीं डूबते? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। एक आपको एग्जांपल और बताता हूं। आपने कोई छोटी सी एक सुई लेना या कोई लोहे की पिन लेना, छोटी सी, ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। उसको आपको क्या करना है, ये आप एग्जांपल घर पर भी कर सकते हैं। ये आपने कोई एक बर्तन लिया, इस बर्तन में अगर आप इस सुई को ऐसे डालोगे, या दूसरा बर्तन क्या है, इसमें दरवे भरा हुआ है, इसमें अगर आप इस सुई को ऐसे डालोगे, यह आपकी क्या है, यह आपकी सुई है या कोई लोहे की पिन है। इस पिन को अगर आप ऐसे खड़ा डालोगे तो ये अंदर डूब जाएगी, और अगर ऐसे डालोगे तो ये अंदर तैरेगी। ये पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण ही होता है कि कोई लोहे की सुई या लोहे की पिन है वो जल के अंदर डूब जाती है। लेकिन कई ऐसी स्थितियां होती है कि अगर आप ऐसे उस पिन को अगर आप डालोगे जल में तो वो डूब जाएगी, और अगर आप इसको ऐसे डाल दोगे तो ये तैरने लगेगी। ये सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। इसी कारण कपड़े आसानी से धुलते हैं, मच्छर इसी कारण जल की सतह पर तैरते हैं। यह पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। तो कपड़े धोने का एक साधारण सा तरीका क्या आ गया कि अगर गर्म पानी से आप कपड़े धोगे तो आसानी से धुलेंगे और अच्छे भी धुलेंगे। अगर कोई भी दाग या धब्बा आपके कपड़े पर है और उसे अगर आपको गर्म पानी से धोना है, अगर आप उसे गर्म पानी से धोओगे तो आसानी से धुल जाएगा। यह आपका पृष्ठ तनाव था। तरल वाला चैप्टर अभी हमने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीटली इसके बारे में डिस्कस कर लिया। इसमें आपको याद रखना है कि ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है? पृष्ठ तनाव घटता है। T बराबर F/L होता है। इससे आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। इससे पहले हमने श्यानता पढ़ी थी, विस्कोसिटी पढ़ी थी। तो आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।